हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने मिक्सचर एनालिसिस स्टडी किया था, ठीक है। तो उसके ऊपर देखो आगे मूव करते हैं और एक और अच्छा न्यूमेरिकल है मिक्सचर एनालिसिस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए उसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, 92 ग्राम मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट heated strongly in an open vessel. After complete decomposition of the carbonates, it was found that the weight of residue left behind is 48 ग्राम। ओके, फिर हमें बोला कि फाइंड द मास ऑफ MgCO3 इन ग्राम्स इन द मिक्सचर। ठीक है, मतलब कि हमें जो भी मिक्सचर गिवन है उस 92 ग्राम मिक्सचर के अंदर MgCO3 का वेट कितना है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर में क्या है आपके पास? मिक्सचर में आपके पास दो चीजें हैं। एक है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट और एक क्या है बेटा? मैग्नीशियम कार्बोनेट है। ठीक है, अब देखो दोनों को जब हीट करते हो तो दोनों क्या होते हैं? डीकंपोज होते हैं। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट के हीट करते हो तो ये डीकंपोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड अलोंग विथ CO2 गैस। एंड अगर आप MgCO3 को जब हीट करोगे तो ये डीकंपोज होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड अलोंग विथ CO2 गैस। यहां पर दोनों डीकंपोज हो रहे हैं। मिक्सचर का टोटल वेट कितना है बेटा? 92 ग्राम है। कितना है? 92 ग्राम है। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो MgCO3 है इसका वेट कितना है? x ग्राम है। कितना है? x ग्राम है। तो बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 92 माइनस x ग्राम। क्या हो जाएगा? सही है ना? टोटल 92 मिक्सचर का वेट है, इसमें से मैं MgCO3 का वेट x ग्राम मान लेता हूं और इसका वेट कितना हो जाएगा? 92 माइनस x ग्राम हो जाएगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर बोला है कि आफ्टर कंप्लीट decomposition of the carbonates it was found that the weight of residue left behind is 48 ग्राम। आपके पास जो रेसिड्यू है उस रेसिड्यू का वेट कितना है? 48 ग्राम है। बताओ रेसिड्यू किससे मिलकर बनेगा? जब आप कंपाउंड को हीट करते हो और जो सॉलिड सब्सटेंस लास्ट में बच जाता है उसे क्या बोलते हो आप? रेसिड्यू बोलते हो। इन दोनों को हीट किया, गैसेस तो क्या हो गई? CO2 गैस क्या हो गई आपकी? इवॉल्व हो गई। बच कौन गया? कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों सॉलिड सब्सटेंस क्या बना रहे हैं? आपका रेसिड्यू बना रहे हैं ना। मतलब कि आपका रेसिड्यू क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड का वेट प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट। ये दोनों क्या बना रहे हैं? आपका रेसिड्यू। और रेसिड्यू का टोटल वेट कितना है? 48 ग्राम। बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपको क्या करना है? इन दोनों का वेट कैलकुलेट करना है। मतलब कि इन दोनों का यहां से वेट कैलकुलेट करोगे, उसे यहां पुट करो, आपके पास MgCO3 का वेट आ जाएगा। देखो अब ध्यान से, यहां पर बात करता है पहले कैल्शियम ऑक्साइड की। मुझे बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना है? तो इसका वेट होता है बेटा 100 ग्राम। कितना होता है? इसका मोलर मास कितना होता है? 100 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड का कितना होता है? इसका होता है 56। कितना होगा? 56 ग्राम। तो अब देखो बेटा 100 ग्राम से ये 56 ग्राम मिल रहा है, तो इस गिवन अमाउंट से ये कितना मिलेगा? तो 56 डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? 92 माइनस x ग्राम हो जाएगा। होगा? सही है ना? यूनिटरी मेथड सिंपल यही लगता है। इसके 100 ग्राम से ये 56 ग्राम फॉर्म हो रहा है, तो इसके दिस गिवन ऑफ मास से ये कितना फॉर्म होगा? तो कुछ ये फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसी तरह से यहां पर बात करो MgCO3 के लिए। इसका वेट होता है 84 ग्राम। कितना होता है? 84 ग्राम। इसके 84 ग्राम से ये कितना मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है 40 ग्राम। कितना मिल रहा है? 84 ग्राम से ये 40 ग्राम मिलता है। तो बताओ इसके x ग्राम से ये कितना मिल जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 84 इंटू x ग्राम ये ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो बस दोनों का वेट हमें मिल गया। दोनों के वेट को यहां पर पुट करो, कितना हो जाएगा? 56 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 92 माइनस x प्लस MgO का वेट कितना हो जाएगा? 40 माइन अपॉन 84 इंटू x इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये 48 ग्राम हो जाएगा। बस अब यहां से क्या करना है? आपको इक्वेशन को सोल्व करना है और आपके पास क्या आ जाएगा? x का आंसर आ जाएगा। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन? बहुत सिंपल था। देखो क्या किया हमने देखा मिक्सचर का वेट कितना है। मिक्सचर में जो दोनों कंपाउंड है वो दोनों डीकंपोज हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वहां पर सिर्फ एक ही सब्सटेंस आपका डीकंपोजर था और दूसरा डीकंपोज नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पर दोनों डीकंपोज हो रहे हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। दोनों डीकंपोज हो रहे हैं, दोनों की डीकंपोजिशन की रिएक्शन लिख ली। ठीक है,
फिर हमने ये चेक किया कि जो हमारा जो रेसिड्यू है वो किससे मिलकर बनता है। तो हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि जब भी आप मिक्सचर को हीट करोगे और जो सॉलिड सब्सटेंस लास्ट में बच जाता है वो क्या होगा, हमेशा आपका रेसिड्यू। हीट किया, सॉलिड सब्सटेंस क्या बच गया, आपके कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पर आपका रेसिड्यू, और रेसिड्यू का वेट कितना है 48 ग्राम। बस हमने इन दोनों का वेट कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से वैल्यू पुट की और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम एक और न्यूमेरिकल चेक करते हैं मिक्सचर एनालिसिस पे, फिर हम कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ते हैं। चलिए सर, तो देखो एक और न्यूमेरिकल है मिक्सचर एनालिसिस पे, और ये लास्ट न्यूमेरिकल होगा इसके ऊपर। देखिए 64 ग्राम of a mixture of NaCl and KCl were treated with concentrate sulfuric acid. Okay, the total mass of metal sulfates obtained was found to be 76 gram. What are the mass percent of NaCl and KCl in the mixture? The reaction are, ठीक है, ये रिएक्शन गिवन आपको, और आपको टोटल मिक्सचर का जो टोटल वेट कितना दिया है 64 ग्राम दिया है। उस मिक्सचर के अंदर कौन कौन है, एक तो है NaCl और एक क्या है, KCl है। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखना बेटा, मैं मान लेता हूं मुझे क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों का आपको वेट कैलकुलेट करना जरूरी है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं टोटल मिक्सचर का वेट कितना है। मिक्सचर का टोटल वेट है 64 ग्राम। मिक्सचर के अंदर दो चीजें, एक है NaCl और एक है KCl। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास इसका वेट है x ग्राम, NaCl का वेट कितना है x ग्राम, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 64 माइनस x ग्राम हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? ठीक है ना। चलो अब देखो, अब यहां पर आते हैं रिएक्शन पे। पहले रिएक्शन चेक करो, क्या रिएक्शन बैलेंस है? हाँ रिएक्शन आपकी बैलेंस है, देख लो, हाँ रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, अब देखो इसका वेट कितना हो जाएगा बेटा, इसका वेट हो जाएगा 117 ग्राम। कितना हो जाएगा 117 ग्राम। इसके 117 ग्राम से ये कितना मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 142 ग्राम। कितना मिल रहा है 142 ग्राम। कैलकुलेट कर लो, 142 आएगा ये। ठीक है, 46 प्लस 32 प्लस 64, हाँ सही 142 ग्राम। अगर इसके 117 ग्राम से 142 ग्राम आपको सोडियम सल्फेट मिल रहा है, तो बताओ इसके x ग्राम से, हमने x ग्राम माना है, तो इसके x ग्राम से ये कितना मिलेगा बेटा, तो ये हो जाएगा 142 डिवाइडेड बाय 117 इंटू x ग्राम। क्या सही है? ठीक है, अब देखो, अब इसकी बात करते हैं KCl की। मुझे बताओ इसका वेट कितना है, इसका वेट हो जाएगा 149 ग्राम। कितना हो जाएगा 149 ग्राम। इसके 149 ग्राम से ये कितना मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 174 ग्राम। कितना मिल रहा है 174 ग्राम। इसके इतने ग्राम से ये इतना मिल रहा है, तो बताओ इसका वेट कितना गिवन हमारे पास 64 माइनस एक्स। तो दिस गिवन अमाउंट से ये कितना मिलेगा, तो 174 डिवाइडेड बाय 149 इंटू 64 माइनस एक्स ग्राम। सही है, यही मिलेगा। ठीक है, अब देखो हमने दोनों का वेट कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ इस एक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो जब आप इसे रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, रिएक्शन करवाने के बाद आपके पास जो रेसिड्यू है, वो रेसिड्यू किससे मिलकर बन रहा है बेटा, वो बन रहा है सोडियम सल्फेट प्लस पोटेशियम सल्फेट से मिलकर। और इस रेसिड्यू का वेट कितना है, देखो क्वेश्चन में बोला है यहां पर, देखो द टोटल मास ऑफ मेटल सल्फेट्स ऑब्टेन वाज फाउंड टू बी 76 ग्राम। मतलब कि जो टोटल मास है सोडियम मेटल सल्फेट का वो कितना है 76 ग्राम है। मतलब कि रेसिड्यू का वेट कितना है 76 ग्राम है। तो बस वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा 142 डिवाइडेड बाय 117 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा 174 अपॉन 149 इंटू 64 माइनस एक्स इज इक्वल टू 76 ग्राम। बस यहां से आप एक्स कैलकुलेट कर लो, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, इनका वेट हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स का आ जाएगा, इन दोनों का वेट आ जाएगा। वेट आ गया, फिर आप वेट कंपोजिशन मास परसेंट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मास परसेंट NaCl के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, NaCl का वेट अपॉन टोटल सैंपल का वेट इनटू 100। उसी तरह से आप क्या करोगे, KCl का भी वेट परसेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखा, ये बहुत सिंपल मेथड थे मिक्सचर एनालिसिस के ऊपर, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन और कुछ नहीं बन सकते। बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत यूजफुल मेथड है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के टुवर्ड्स मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा
POAC। ठीक है, क्या है टॉपिक? POAC। क्या कहते हैं इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं इसे? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। देखिए, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक टूल है, इसको यूज करना सीखते हैं हम। इसके लिए कोई थ्योरी भी नहीं है, हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे यूज करेंगे। और अगर ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो याद रखिएगा, आपका अगर कोई न्यूमेरिकल 10 लाइन में सॉल्व हो रहा है, ठीक है, अगर किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का आपको 10 लाइन यूज करनी पड़ रही है, तो वो न्यूमेरिकल एक लाइन में कन्वर्ट कर देगा POAC। ठीक है, तो बहुत सिंपल टूल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल है मेरे पास C5H12। इसको मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया। क्या कैसे? मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया। जब भी आप इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? CO2 प्लस H2O फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? CO2 प्लस H2O। अब देखिए, अब क्या करना है, हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो जब भी आप बैलेंसिंग करते हो तो आपके दिमाग में क्या चलता है? सिंपल से यही कि जितने नंबर ऑफ एटम्स यहां पर प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स यहां पर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो बताओ यहां पर बताओ कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट है? 5। तो यहां पर भी कार्बन के कितने होने चाहिए? 5 एटम प्रेजेंट होने चाहिए। यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 12। तो यहां पर भी हाइड्रोजन कितना चाहिए? 12 चाहिए। यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 2। और यहां पर कितना है? 16। तो इसे कर देते हैं हम 8। तो क्या आपकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है? हाँ, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो यहां पर आपने किया क्या? आपने क्या किया? आप जितना अमाउंट रिएक्टेंट साइड में लेकर चले थे उतना ही अमाउंट आपको प्रोडक्ट साइड में मिला। यही तो किया कि जितने नंबर ऑफ एटम्स आपने स्टार्टिंग में लिए थे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आपको लास्ट में मिले, तो आपकी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। इट मींस आप यहां पर यह बोल सकते हो कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ एटम्स आर कंजर्व्ड। नंबर ऑफ एटम्स क्या रह रहे हैं? यहां पर कंजर्व रह रहे हैं, कि जितने नंबर ऑफ एटम्स आपने स्टार्टिंग में लेकर चले थे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आपको लास्ट में मिल रहे हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इस तरह से, सिंस ड्यूरिंग अ chemical reaction the number of atoms remains conserved। so क्या यहां तक बात समझ में आती है कि ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस के ड्यूरेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स हुए हैं आपके, वो क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं। तो यहां पर मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि अगर मेरे नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व रह रहे हैं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम भी क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। जैसे कि देखिए यहां पर बात करते हैं, इस कंपाउंड में देखो, इस पूरे कंपाउंड का कितना है? 1 मोल है। इस 1 मोल कंपाउंड में कार्बन के मोल्स कितने हैं? बताओ, इस 1 मोल कंपाउंड में कार्बन के मोल्स कितने हैं? 5 मोल कार्बन एटम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? तो यहां पर आओ, यहां पर देखो, यहां पर भी इस CO2 के अंदर CO2 कितने मोल है? 5 मोल है। तो कार्बन के कितने मोल हो गए? यहां पर भी 5 मोल कार्बन एटम प्रेजेंट है। क्या देख पा रहे हो उसे? ठीक है ना, मतलब कि आपने क्या देखा कि इस गिवन कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम यहां पर CO2 में भी प्रेजेंट है। इट मींस आप यहां पर बोल सकते हो कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द नंबर ऑफ एटम्स रिमेन कंजर्व। सो मोल्स ऑफ एटम आर ऑल्सो बी कंजर्व्ड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम भी क्या हो जाएंगे? अब से कंजर्व रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आती है? अब देखो यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, बताओ हाइड्रोजन कितने मोल है? तो 12 मोल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। क्या यहां पर 12 मोल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है? यहां पर देखो, यहां पर भी कितना है? यहां पर भी 12 मोल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करो, बताओ कितना है? 8 टू 16, 16 मोल ऑक्सीजन एटम यहां पर प्रेजेंट है। तो यहां पर कितना है? देखो 10 तो यहां पर है और 6 यहां पर, तो यहां पर भी 16 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप ध्यान से कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स भी क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं।
तो इसी चीज का फायदा उठाएंगे हम और पीओसी अप्लाई करना सीखेंगे। एक और बात देखिए, अगर यहां पर 1 की जगह मैं 2 लिख दूं तो क्या लिखता आप कार्बन के लिए कि हाँ 2 × 5 10 मोल कार्बन एटम प्रेजेंट है। अगर मैं 3 कर दूं तो क्या करते हैं आप 3 × 5 15 मोल कार्बन एटम प्रेजेंट है। इसी तरह से चलता ना। तो देखो अब हम सीखते हैं कि पीओसी अप्लाई कैसे की जाती है। देखिए मैं इस एग्जांपल को हटा रहा हूं यहां से एक बार। एक नया एग्जांपल लेता है आपके लिए और वो है C4H10। इसको मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, हमें मिला CO2 प्लस H2। पीओसी लगाते टाइम पर याद रखना है कि ये पर्टिकुलर एक एटम के लिए अप्लाई की जाती है, पर्टिकुलर एटम के लिए अप्लाई की जाती है। तो मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल पीओसी फॉर कार्बन एटम। किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं पीओसी? सबसे पहले अप्लाई कर रहा हूं कार्बन एटम के लिए। तो बताओ यहां पर कार्बन के मोल्स कितने हैं? इस पूरे कंपाउंड में कार्बन कितने मोल है? 4। तो आप लिखोगे 4 × मोल्स ऑफ C4H10। क्या लिखोगे 4 × मोल्स ऑफ C4H10। इस पूरे कंपाउंड में कार्बन के 4 मोल है तो इस पूरे कंपाउंड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर बताओ यहां पर कितने कार्बन के मोल्स है? 1। तो 1 × मोल्स ऑफ CO2। बताओ क्या यहां पर कार्बन प्रेजेंट है? नहीं। तो ओके ठीक है। तो देखो अगर यहां पर मैं 2 कर देता तो क्या लिखता मैं 8 × मोल्स ऑफ C4H10? नहीं, तब भी कितने रहते कार्बन के मोल? 4 ही रहते। पीओसी का यही बेनिफिशियल है कि यहां पर आप रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को कंसीडर नहीं करते हो। डू नॉट कंसीडर, लिख लीजिए यहां पर एक नोट लिख लीजिए, डू नॉट कंसीडर स्टोइकियोमेट्री while applying POAC। जब भी आप पीओएसी को अप्लाई करोगे आप रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को कंसीडर नहीं करोगे। यही बेनिफिट है, यहां पर आपको कभी भी रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी पड़ेगी। आप बिना बैलेंसिंग के भी आप इजीली यहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान रखना कि जब भी आप पीओएसी अप्लाई करते हो तो भाड़ में जाए आपकी बैलेंसिंग। आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहां पर जो कंपाउंड पूछा है उसके नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या कर दोगे, जो कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, सॉरी, जो कंपाउंड दिया गया है उसके नंबर ऑफ मोल्स को जो कंपाउंड पूछा है उसके नंबर ऑफ मोल्स के क्या करोगे, इक्वल करोगे और इजीली आप यहां पर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ध्यान रखना पीओएसी अप्लाई करते टाइम पे आप रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को कंसीडर नहीं करोगे। यहां पर कितने भी मोल दियो, अगर कुछ वैल्यू गिवन है, अगर स्टोइकियोमेट्री गिवन है तो उसे कंसीडर नहीं करना है, और अगर नहीं गिवन है तो बढ़िया है हमारे लिए। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी पीओएसी अप्लाई करते हो तो स्टोइकियोमेट्री को कंसीडर नहीं करते हो एंड रिएक्शन को बैलेंस भी नहीं करते हो। बात समझ में आ गई यहां तक? अब देखो, अब बात करते हैं पीओएसी फॉर हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं? पीओएसी फॉर हाइड्रोजन एटम। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं। देखिए यहां पर इस कंपाउंड में कितने मोल हाइड्रोजन है? 10। तो क्या लिखेंगे हम, 10 × मोल्स ऑफ C4H10 इज इक्वल टू, बताओ यहां पर क्या हाइड्रोजन है? नहीं, यहां पर है, कितना है? 2 × मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, चलिए अब पीओएसी अप्लाई करते हैं ऑक्सीजन के लिए। लास्ट बात करते हैं ऑक्सीजन की। चलिए बताइए यहां पर कितने मोल्स ऑक्सीजन के? 2 मोल है ना, तो 2 × मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ठीक है, बताओ यहां पर ऑक्सीजन है, हाँ, कितना है? 2। तो 2 × मोल्स ऑफ CO2 प्लस क्या यहां पर भी ऑक्सीजन है, कितना है? 1। तो 1 × मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, हाँ, जहां जहां ऑक्सीजन गिवन है उन सबको आपको, उन सबके मॉलिक्यूल को आपको ऐड करके लिखना है, क्योंकि यहां पर जो ऑक्सीजन है वो कुछ ऑक्सीजन का अमाउंट CO2 में कन्वर्ट हुआ है और कुछ ऑक्सीजन का अमाउंट H2O के अंदर कन्वर्ट हुआ है। ठीक है,
तो ये होता है तरीका पीओएसी अप्लाई करने का पर्टिकुलर एटम के लिए। यहां पर आप रिएक्शन को कभी भी बैलेंस नहीं करते हो, आप यहां पर रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को कंसीडर नहीं करते हो। आपको जो दिया गया है उसके मोल्स इनटू जो पूछा इज इक्वल टू जो पूछा गया है उसके मोल्स को क्या करना है, सिर्फ रिलेट करना है और इजीली आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हो। एक और बात, पीओएसी अप्लाई कब करते हैं, ठीक है, एक मेंटलिटी याद रखना कि पीओएसी कब अप्लाई करनी है, कि जब एक कंपाउंड गिवन है और एक पूछा गया है, एक गिवन है और एक पूछा गया, इन दोनों के बीच में अगर एक एटम कॉमन है जो कहीं और प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पर आप पीओएसी इजीली अप्लाई कर सकते हो और वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी होगी। जैसे कि यहां पर बात करते हैं, यहां पर कार्बन था और यहां पर भी कार्बन था, तो इन दोनों कंपाउंड में देखो ये दिया गया है और ये पूछा है, और दोनों ही कंपाउंड में एक कार्बन एटम है जो क्या है, कॉमन है। तो हाँ, यहां पर आप इजीली पीओएसी लगा सकते हो और आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक साथ करते हैं कि एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल के थ्रू बताता हूं कि पीओएसी एक्चुअल में अप्लाई कैसे करनी है हमें, ठीक है। तो एक बार सॉल्व कर लीजिए इसे। चलिए तो देखो न्यूमेरिकल क्या है, ये न्यूमेरिकल हमने पहले भी सॉल्व किया था, ठीक है। आज पीओएसी के थ्रू उससे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 gas obtained by combustion of 570 ग्राम ऑक्टेन। ओके, ये न्यूमेरिकल हमने पहले सॉल्व किया था बैलेंसिंग करके। आज बिना बैलेंसिंग किए पीओएसी अप्लाई करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और आंसर चेक करेंगे, ठीक है। देखिए क्या पूछा है हमें मास कैलकुलेट करना है CO2 गैस का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिया है, आपने यहां पर कंपाउंड लिया है ऑक्टेन। क्या लिया है, ऑक्टेन। इस 570 ग्राम ऑक्टेन को क्या किया आपने, हीट किया। तो रिएक्शन लिख लेते एक बार। ऑक्टेन है ये, इसको आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, आपको क्या मिला, CO2 गैस अलोंग विथ वाटर ऑब्टेन हुआ, ठीक है। चलो तो पीओएसी अप्लाई करते हैं। पीओएसी फॉर कार्बन एटम, किसके लिए अप्लाई करते हैं, कार्बन एटम के लिए पीओएसी अप्लाई करते हैं। देखिए इस गिवन कंपाउंड में बताओ कार्बन के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तो 8 इंटू 8 मोल है ना गिवन कंपाउंड में, तो 8 इंटू क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ C8H18 इज इक्वल टू, ठीक है, कार्बन के मोल्स इंटू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। चल इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, CO2 कितना है यहां पर कार्बन के मोल 1, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। याद कीजिए मैंने अभी आपको बताया था कि पीओएसी कहां अप्लाई करना ज्यादा बेनिफिशियल होगी, एक कंपाउंड गिवन है और दूसरा पूछा गया है और उन दोनों के बीच में एक एटम ऐसा है जो कॉमन है, वहां पर आप पीओएसी यूज करते हो, ठीक है। इस कंपाउंड में भी कार्बन है और इस कंपाउंड में कार्बन है, ठीक है। ये दिया गया है, वेट इसका 5 सेंटीग्राम और ये पूछा है, ठीक है। तो यहां पर आप पीओएसी अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए अप्लाई करें, देखिए 8 इंटू बताओ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड क्या हो जाएगा, गिवन मास अपन मोलर मास, इसका गिवन मास कितना गिवन हमें 570 ग्राम, ठीक है। मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड होता है 114 ग्राम, कितना होता है 114 ग्राम पर मोल, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, मोल्स ऑफ CO2। तो इसे एज इट इज रहने दीजिए अभी तो, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक है, ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये हो गया 40 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। CO2 के मोल्स आ गए। अब क्या चाहिए, इसका हमें मास कैलकुलेट करना है, तो मोल्स इंटू मोलर मास इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, वेट ऑफ CO2 मिल जाएगा। क्या ऑब्टेन हो जाएगा, वेट ऑफ CO2 ये आ जाएगा आपके पास 1716 ग्राम CO2, या फिर आप बोल दो 1.76 kg CO2 आपको ऑब्टेन होती है। तो देखिए कितना सिंपल है ये। तो देखो मैंने आपको सॉल्व बताने के लिए, एक्चुअल में कैसे सॉल्व करते हैं उस बताने के लिए पूरा 2-3 स्टेप में यूज किया, अदरवाइज ये तो यहीं पे सॉल्व हो गया था, यहीं पे सॉल्व हो जाता, ठीक है ना। यहीं पे मोल आ गए थे इसके, बस मुझे मोलर मास यहीं पे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहीं पे आंसर लिखना था। तो इतना इजी होता है पीओएसी, और इसके थ्रू आपके पास जो न्यूमेरिकल देखिए 1 2 3 4 5 स्टेप में सोल्व हो रहा था, वो न्यूमेरिकल आप एक स्टेप में ही सॉल्व कर सकते हो, एक या दो स्टेप में, ज्यादा 2 स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए पीओएसी बहुत यूजफुल होती है। यहां पर आपको रिएक्शन को कभी भी बैलेंस नहीं करना पड़ता है, बिना बैलेंसिंग के
आप जो कंपाउंड गिवन है और जो पूछा गया है उनके मोल्स को क्या करो, बस रिलेट कर दो और सॉल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक और न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए एक और न्यूमेरिकल आपके लिए। 55.2 gram K2CO3 was treated by a series of reactants to convert all the carbon into K2ZN3 FeCN whole 6 whole twice. Calculate mass of product form। ठीक है, और इस गिवन फॉर्म जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसका आपको मोलर मास भी गिवन है। ठीक है, तो देखो क्या बोला यहां पर, आपको यहां पर बोला है कि आपने K2CO3 लिया, was treated by a series of reactants, इसको बहुत सारे रिएक्टेंट्स के थ्रू आपने ट्रीट किया, तो आपके पास कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है वो है K2ZN3 FeCN whole 6 whole twice, ये फॉर्म हुआ है। ठीक है, और आपको इस कंपाउंड का आपको वेट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका मास कितना गिवन है, तो हाँ देखो यहां पर देखो, पहले इस बात यहां पर देखते हैं किसको रिलेट करेंगे, इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में ये दिया गया है और ये पूछा गया है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो है कार्बन। क्या है, कार्बन। क्यों मैं कार्बन को ही कंसीडर कर रहा हूं, पोटेशियम को कंसीडर क्यों नहीं कर रहा हूं? ठीक है, तो समझना यहां पर क्या बोला है, रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट ऑल द कार्बन इनटू दिस कंपाउंड, मतलब कि यहां पर से सारे जो कार्बन के एटम है वो डायरेक्ट कहां पर कन्वर्ट हुए हैं, यहां पर कन्वर्ट हुए ना, इसलिए हम कार्बन को कंसीडर करेंगे। तो अब मुझे बताओ यहां पर कार्बन के मोल कितने हैं, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू, यहां पर बताओ कार्बन के कितने मोल्स हो जाएंगे, 6 2 12, 12 इंटू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, K2ZN3 FeCN whole 6 whole twice। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, अब देखो करें स्टार्ट, तो देख लो 1 इंटू इसके मोल्स, इसका वेट अपॉन इसका मोलर मास, तो वेट कितना है इसका, देखो बोला है 55.2 ग्राम लिया हमने। ठीक है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास कैलकुलेट करना, ये हो जाएगा 138 इज इक्वल टू उसके मोल्स 12 इंटू, चलो इसका गिवन मास, वेट तो कैलकुलेट करना है ना, हमें बोला है कैलकुलेट मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो प्रोडक्ट फॉर्म वो इसका मास कैलकुलेट करना है, तो इसका वेट अपॉन इसका मोलर मास, तो इसका मोलर मास हमें गिवन है कितना है 698। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। तो हियर इज द योर आंसर। तो बहुत सिंपल था न्यूमेरिकल। क्या क्या हमने देख लिया कि जो भी हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो कंप्लीटली क्या हुआ है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ है। कौन था वो, कार्बन। ठीक है, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। फिर सिंपल सा क्या किया, दोनों के मोल्स को हमने रिलेट कर दिए और हमने सॉल्व कर लिया। तो ये होता है बेटा पीओएसी, और ये कंसेप्ट बहुत सिंपल होता है। आई होप आपको पीओएसी कंसेप्ट अब समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी में इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, इवन अगर आप नरेंद्र से सॉल्व करते हो तो वहां पर भी इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा बेटा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।